वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको हीमोडायनेमिक्स का मतलब पता होना चाहिए कि हीमोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हीम और दूसरा है डायनेमो। जब भी आपको किसी भी वर्ड में आपको हीम वर्ड मिल जाता है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड विद द ब्लड। हीम मतलब ब्लड और डायनेमो का मतलब होता है डायनेमिक्स से बना है और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोडायनेमिक्स का मतलब है डायनेमिक्स ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हीमोडायनेमिक्स की हेल्प से हम बॉडी में किस तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो किस तरीके से आपकी बॉडी में ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इस ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसी को हम हीमोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि गोल ऑफ मॉनिटरिंग क्या है, हम क्यों ब्लड का फ्लो मेजर कर रहे हैं, इसको करने का क्या एडवांटेज है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम बॉडी में ब्लड के फ्लो को मेजर करें। तो देखिए, टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ परफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ हीमोडायनेमिक्स हम ब्लड के फ्लो को मेजर करेंगे और ये जो ब्लड का फ्लो हम मेजर कर रहे हैं उससे हम एश्योर करेंगे एडिक्वेसी की ऑफ परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब होता है कि जब भी आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है तो वो हर टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाता है। आपके हर टिश्यू को ब्लड की सप्लाई होना जरूरी है। तो यही चेक करना कि कितनी एक्यूरेट तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इस ब्लड का परफ्यूजन हो रहा है, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड हर टिश्यूज तक पहुंच रहा है, हर टिश्यू को ब्लड की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, ये चेक करना। सेकेंड है मेजर द परफ्यूजन टू द होल बॉडी। किस तरीके से ओवरऑल द बॉडी जो आपकी है उसकी बॉडी के अंदर किस तरीके का परफ्यूजन है उसको मेजर करने में ये हीमोडायनेमिक्स हेल्प करता है। अगर प्रॉपर वे में ब्लड का परफ्यूजन आपकी बॉडी में नहीं होता है तो टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और हम सब जानते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ ब्लड न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं। जितनी भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, ये सभी चीजें आपके बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ही टिश्यूज तक पहुंचती हैं। तो अगर ये ब्लड प्रॉपर वे में ब्लड टिश्यूज तक नहीं पहुंच रहा होगा तो आपके टिश्यू उस स्टेज में डाई होने लगेंगे। तो इसलिए इस कंडीशन को एनालाइज करने के लिए कि परफ्यूजन किस तरीके का है, आपका ये हीमोडायनेमिक्स हेल्प करेगा। सेकेंड है पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग। क्या पर्पस है मॉनिटरिंग का? तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने ये देख लिया कि हम इस तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड के फ्लो में कहाँ रुकावट आ रही है या फिर ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड अच्छी तरीके से टिश्यूज तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो उससे एडवांटेज क्या होंगे या फिर उसका पर्पस क्या है। तो देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे बॉडी में ये जो टिश्यू की नीड है, ब्लड की टिश्यू की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, परफ्यूजन उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्योंकि अगर टिश्यूज तक ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो टिश्यूज को अननेसेसरी का स्ट्रेस होगा और उसके बाद टिश्यू को, बॉडी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो कोई सीरियस साइड इफेक्ट, कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आपकी डेवलप हो सकती है। तो इसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि किस तरीके की डिजीज डेवलप हो सकती है, आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे कि हम लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारियों से बच सके, ये आपका हीमोडायनेमिक हेल्प करेगा। इसके अलावा सच एस, अब ये कंडीशन कौन कौन सी है? सच एस हार्ट फेल्योर। हम सभी जानते हैं कि हार्ट फेल्योर में का जो प्रोसेस है, हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि आपकी हार्ट अपने काम में फेल हो जाता है और उसका काम ये है कि आपके सभी ऑर्गन्स को, बॉडी के टिश्यूज तक ब्लड की सप्लाई करवाना, ब्लड को पंप करना, एक एडिक्वेट टाइम में ब्लड को पंप करना जिससे कि बॉडी की पूरी नीड है वो फुलफिल हो सके। तो अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे पर्सन्स की, हीमोडायनेमिक्स उसका चेक करते रहेंगे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या पेशेंट के अंदर कोई डिजीज है। अगर पता चल जाएगा तो हम उसको डिटेक्ट करके कि किस तरीके की डिजीज है उसको उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पस होता है। इसके अलावा क्या है? इवैल्यूएट द पेशेंट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स।
टू ट्रीट सच एज अ ड्रग एंड मेडिसिनल सपोर्ट। इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत आ रही है, उसका हीमोडायनेमिक प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो हम उसको मेडिसिनल सपोर्ट दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन सभी चीजों में आपका हीमोडायनेमिक्स हेल्प करेगा। सेकेंड है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन सच एज द कार्डियक आउटपुट एंड इंडेक्स। इसी की हेल्प से हम किस तरीके का कार्डियक आउटपुट है, किस तरीके का आपका कार्डियक आउटपुट चल रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस चीजों में आपका हीमोडायनेमिक्स हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉडी में ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है, क्योंकि हीमोडायनेमिक्स में हम ब्लड का फ्लो चेक कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लड का फ्लो जो हो रहा है वो स्टार्टिंग हमारे हार्ट से होता है। तो हार्ट से किस तरीके से ब्लड फ्लो करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, हार्ट के पास दो कलेक्टिंग चैम्बर्स होते हैं जिनको हम एट्रियम बोलते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें से 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो आपका एट्रियम का चैम्बर होता है वो हमेशा कलेक्टिंग चैम्बर होता है, वो या तो ऑर्गन से या फिर लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है। तो ये होता है आपका कलेक्टिंग चैम्बर। तो कलेक्टिंग चैम्बर आपका एट्रियम है और पंपिंग चैम्बर आपके हैं वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम के नीचे का पोर्शन होता है वो आपका वेंट्रिकल्स होता है। हार्ट की आपको एनाटॉमी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ की है, तो आपको पता होगा कि ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम और नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो 2 आपके कलेक्टिंग चैम्बर हैं, 2 आपके पंपिंग चैम्बर हैं। अब इस दोनों चैम्बर्स में ब्लड किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। राइट साइड ऑफ द हार्ट में 2 हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स। जो आपका एट्रियम है इसने ब्लड को रिसीव किया और इसके बाद ये ब्लड को रिसीव करने के बाद ये वेंट्रिकल्स में ब्लड को ड्रॉप कर देंगे। और ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वेंट्रिकल्स से आपकी पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स तक ले जाएंगी और लंग्स में इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा। और ये बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके एट्रियम में। कौन से एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये मेट्रियल वॉल्व ओपन होंगे और उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी दोनों जगह आपने वॉल्व देखे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और आपका ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे आपके बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं जिसको हम मेट्रियल वॉल्व बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो जाएगा वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स से अरोटिक वॉल्व ओपन होंगे और वहां से ये अरोटा में जाएंगे और अरोटा के बाद पूरी बॉडी में ये आपके ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। टिश्यूज के पास ये ब्लड जाएगा, फिर टिश्यूज से ब्लड जो है ऑक्सीजन दे देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाने के बाद फिर से ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के से ब्लड को लेने के बाद फिर ये एट्रियम में, राइट एट्रियम में इस ब्लड को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये तरीके से पूरी आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब जब ब्लड आपका टिश्यूज तक पहुंच रहा है, तो अब जब टिश्यूज तक पहुंचेगा तो आपका ब्लड वेसल्स में बहता है। और ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन में होकर ही आपका ब्लड पूरे टिश्यूज तक जाएगा। हार्ट का काम है इस ब्लड को पंप करना, लेकिन जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ये बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स सारे टिश्यूज तक पहुंचता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपका प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी आपने लास्ट वाले में देख लिया, लास्ट स्लाइड में आपने देखा, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू होते हुए आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज के बाद छोटी और जो आर्टरीज होती है आर्टरियोल्स बोलते हैं जिन्हें वहां जाएगा और उसके बाद ये जाएगा कैपिलरीज में और कैपिलरीज में जाने के बाद ये वेन्यूल्स में जाएगा, देन ये वेन में जाएगा। जो अभी आपने देखा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे आपका हार्ट जो से ब्लड टिश्यूज में जाता है, तो अब टिश्यूज में जब जाएगा ब्लड तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स जाएगा। अब ब्लड वेसल्स में किस तरीके से जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अरोटा, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। अब आर्टरियोल्स के बाद ये जाता है कैपिलरीज में
कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज में जितने भी एक्सचेंज होने हैं वो कैपिलरीज में ही होते हैं। जो भी टिश्यूज को नीड होगी ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, न्यूट्रिएंट को लेना है, सब कुछ कैपिलरीज में ही डिफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद वेन्यूल्स, देन वेन, और उसके बाद वेन में इम्प्योर ब्लड आ जाएगा और ये इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो चलता रहता है। तो ये है आपकी बॉडी में हीमोडायनेमिक्स का क्राइटेरिया कि इस तरीके से हीमोडायनेमिक्स आपकी बॉडी में चलती है। ब्लड फ्लो इज स्लोवेस्ट इन कैपिलरीज, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो सबसे स्लो होता है। क्यों होता है? दैट हेल्प फॉर द गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, क्योंकि अगर बहुत फास्टली ब्लड आपके कैपिलरीज के थ्रू जाएगा तो उसको टाइम नहीं मिल पाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए। इसीलिए कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ही स्लो होता है, जिससे कि वो सारे एक्सचेंज कर सके। तो इस तरीके से एक्सचेंज प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लड। अब हम सब जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, इस तरीके से परसेंटेज दिए गए हैं। बाकी आपको ब्लड का फ्लो प्रॉपर क्यों होना जरूरी है, अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी चीजें ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचेंगी। तो ब्लड का फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। सिर्फ ब्लड का काम न्यूट्रिएंट को पहुंचाना और गैस को पहुंचाना नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी वहां से निकालना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होगा तो उसके बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, क्योंकि टिश्यूज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब ब्लड में जब आती है ऑक्सीजन देने के बाद तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो टिश्यूज तक जाएगा, उसको ऑक्सीजन देगा और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ब्लड आपका न्यूट्रिएंट के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करने का काम करता है। इसी तरीके से और भी, जैसे ये तो सिर्फ गैस की बात होगी, इसके अलावा और भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको भी निकालने का काम ब्लड का होता है। नेक्स्ट है होमियोस्टेसिस रेगुलेशन में। ये चीज आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि होमियोस्टेसिस क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है, वाटर कंटेंट, बॉडी टेम्परेचर, पीएच, ये सब क्या है, ये सब चीजें बॉडी में बैलेंस होना जरूरी है। और ये सब बैलेंस किसके थ्रू होता है, ये सब बैलेंस होता है बाय द ब्लड, क्योंकि ब्लड की हेल्प से होमियोस्टेसिस बॉडी में मेंटेन रहती है। अगर ब्लड नहीं होगा तो होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगी, फिर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन का काम क्यों है, क्योंकि एंटीजन प्रोवाइड कराना, एंटीबॉडी प्रोवाइड कराना, ये सब काम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाने में भी ब्लड का काम होता है, क्योंकि ब्लड में WBCs पाई जाती हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन में भी आपका ब्लड हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर ये चीजें नहीं होंगी, प्रॉपर डायनेमिक्स नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो हीमोडायनेमिक्स का प्रॉपर वे में होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग हीमोडायनेमिक्स। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस हीमोडायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब पहला जो फैक्टर है हमारा द साइज ऑफ ब्लड वेसल, साइज यानी कि डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना है टिश्यूज तक तो उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए चाहिए ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही ये ब्लड आपका हर टिश्यूज तक पहुंचता है। क्योंकि जैसे टंकी में पानी आपने भर दिया, अब उस पानी को आपके टैप तक अगर आना है तो उसके लिए आपको टंकी से आपकी टैप तक एक पाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये आप टंकी से पाइप को टैप तक कनेक्ट करेंगे तभी टंकी का पानी टैप तक आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपके हार्ट ने ब्लड को फ्लो कर दिया है तो वो ब्लड टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगा, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, एक तरीके की पाइप होती हैं। तो अब उस टिश्यूज तक कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स कर रही हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स के डायमीटर में कुछ चेंजेस हो जाएं तो ये जो आपका हीमोडायनेमिक्स है वो चेंज हो सकता है। अब कैसे चेंज हो सकता है, देखिए लार्जर और मोर ओपन ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहां पर ब्लड
मूव ज्यादा तेजी से करेगा। जो ब्लड वेसल्स लार्जर है और जो ओपन ब्लड वेसल्स है वहां पर तो ब्लड बहुत ही तेजी से वेसल ओपन मतलब वहां पे सर्कुलेट हो जाएगा, लेकिन इट हार्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो थ्रू द आर्टरीज दैट बिकम अ नैरो। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज अगर आपको फ्लो करवानी है तो आपको जब कोई भी चीज फ्लो करवानी है उसके थ्रू उस चीज को निकलना है, तो अगर उसको स्पेस ज्यादा मिलेगा तो वो चीज ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएगी। और अगर वो चीज नैरो हो गई, अब देखिए जैसे ये आपकी कैपिलरीज है, अगर ये कैपिलरीज है तो आप देख सकते हो कि इसका साइज इतना है, तो यहाँ पे ब्लड अच्छे से फ्लो कर सकता है। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ब्लड कम अच्छे से फ्लो करेगा क्योंकि ये छोटी है, ये नैरो है, तो यहाँ पे ब्लड कम अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। तो साइज इस तरीके से डिपेंड करता है कि अगर बड़ा साइज है तो प्रोपोर्शनली वो उस चीज को अफेक्ट करेगा और फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसी जगह पे वो नैरो है, साइज में छोटा है, तो वो उस चीज को अच्छे से फ्लो करने में हेल्प नहीं करेगा। तो या फिर प्लेग का डिपोजिशन होना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का, मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स तो आपकी बड़ी ही है, मान लीजिए ब्लड वेसल आपकी बड़ी ही है, लेकिन यहाँ पे आपके जमा हो गया है प्लेग, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। तो अब ये यहां से जो ब्लड निकलेगा क्या वो उतनी ही स्पीड में निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो अगर पाइप के अंदर जैसे काइयां जमा हो जाती है, तो काई जब जमा हो जाती है तो प्रॉपर पानी का फ्लो नहीं होता है ना, रुक रुक के पानी फ्लो करता है। सेम वही चीज यहाँ पे है कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर किसी भी तरीके का डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, फैट का डिपोजिशन है, प्लेग बन चुका है, तो उस कंडीशन में भी इस ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। जस्ट डायरेक्टली जैसे कि आपकी टंकी में अगर काई जमा हो जाए तो वहां से पानी का फ्लो प्रॉपर नहीं होता। सेम वही चीज यहाँ है। तो भले ही ये ब्लड वेसल्स बड़ी है एज कम्पेयर टू पहले वाली ब्लड वेसल जो पतली सी थी उससे तो बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ब्लड वेसल बड़ी तो है, लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, जो ये जमा हो चुका है, इसकी वजह से ब्लड वेसल नैरो हो चुकी है, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट, तो सेकंड फैक्टर है हमारा द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन योर ब्लड मस्ट ओवरकम कीप मूविंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन अ टाइप ऑफ घर्षण। घर्षण मतलब कि रुकावट, एक तरीके की रुकावट। तो क्या है? फ्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लोइंग अगेंस्ट द ब्लड वेसल वॉल स्लो इट डाउन। अगर आपके ब्लड वेसल में किसी भी तरीके का फ्रिक्शन है, क्योंकि इस ब्लड को बहना कहाँ है? इस ब्लड वेसल्स के थ्रू बहना है, लेकिन इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जब बहना है तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन है तो क्या वो प्रॉपरली फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आपको किसी भी पथरीली जगह पे आपको चलने के लिए बोल दिया जाए नंगे पांव, तो आप प्रॉपर वे में नहीं चल पाएंगे, लेकिन उसी जगह पे हम आपको नंगे पांव बोल दे टाइल्स पे चलने को, तो आप अच्छे से चल पाएंगे। सेम यही चीज है कि जो ब्लड को फ्लो करना है, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? जो एरिया उबड़ खाबड़ होगा वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स में आपके इस तरीके का ये आपका ब्लड वेसल है। अब क्या है कि जो भी आपका ब्लड यहां से बहेगा, वॉल के पास से बहेगा, ये वॉल के पास से जो भी ब्लड बहेगा, आपका ब्लड बहेगा वॉल के पास से, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। क्यों फ्रिक्शन होगा? कि वेसल्स की वॉल और ब्लड में एक तरीके का फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ से जो ब्लड बहेगा वो उतना फ्लो से नहीं बहेगा। लेकिन जो सेंटर में ब्लड होगा, मतलब जो यहाँ पे ब्लड होगा, वो ज्यादा तेजी से बहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई हार्ड सरफेस नहीं है। यहाँ पे सरफेस क्या है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सरफेस से ब्लड घिस रहा है, तो वो उतना तेजी से फ्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो सेंटर का पॉइंट है, इस ब्लड वेसल के बीच का जो ब्लड है वो आराम से और बहुत ही फ्लोई बहेगा, ये चीज है। तो अगर फ्रिक्शन है किसी भी तरीके का, तो उस कंडीशन में जो सेंटर वाला ब्लड होगा वो ज्यादा अच्छे से बहेगा और जो आपके किनारे वाले ब्लड होंगे वो स्लोली बहेंगे। ठीक है, ये हो गया। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट क्या है? ये मतलब कि आपका हार्ट किस तरीके का आउटपुट दे रहा है। अब जो भी कार्डियक आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है कि आप उस समय किस स्टेज में है। देखिए, your heart can pump out more or less blood with each heartbeat. Each heartbeat में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना हार्ट आउटपुट दे रहा है, यही होता है कार्डियक आउटपुट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं। मतलब इफ यू आर
डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपका ये आउटपुट आ रहा है। अगर मान लीजिए आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आपके हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो डिमांड ऑफ आपके टिश्यूज की बढ़ती है, तो उस केस में क्या होता है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा ब्लड को फ्लो करवाता है, तो कार्डियक आउटपुट एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप इससे देखेंगे कि अगर आप रेस्टिंग फेज में हैं तो उस समय आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो उस समय आपका बॉडी का हार्ट जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो स्लो होगा। तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आपके ह्यूमोडायनामिक पे। इसका क्या है, हार्ट रेट में क्या होगा कि जैसे कि अगर ज्यादा हार्ट रेट है तो आपका जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उस समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है, और रेस्टिंग फेज में ये स्लो हो जाती है। जैसे कि आपका जो कार्डियक आउटपुट था वही आपका हार्ट रेट पे होगा, क्योंकि हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों ही आपने देखा है कि दोनों आपस में रिलेटेड है, फर्स्ट डे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। देखिए कार्डियक आउटपुट क्या है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेशन इस कार्डियक आउटपुट, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है यही हमारा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लिए एक वीडियो में शॉर्ट बना दूंगी, आप देख लीजिएगा, वैसे आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसीलिए मैंने बोला था ना कि अभी जो फैक्टर हार्ट रेट भी डिपेंड कर रहा है, चेंज कर रहा है हीमोडायनेमिक्स को, और आपका कार्डियक आउटपुट भी हीमोडायनेमिक्स को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये दोनों देखिए आपस में प्रोपोर्शनल है। तो अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपका हीमोडायनामिक्स बढ़ जाएगा। तो ये आपस में इंटरलिंक है। अब जो आपका ये कार्डियक आउटपुट है ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है, ब्लड के प्रेशर पे डिपेंडेंट है और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट, और ब्लड का प्रेशर पे ये डिपेंडेंट होता है। अब देखिए ब्लड का प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ब्लड वो प्रेशर जो वॉल पे लगाता है इसी को बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स पे लगाता है इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर और आपका रेजिस्टेंस दोनों चीजें कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करती हैं। अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किस किस चीज से किया जाता है, अगर आप वाटर रिटेंशन हो जाता है आपकी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है, हेमरेज है तो ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्लड की अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ब्लड क्या है, ब्लड का रेजिस्टेंस होना मतलब कि ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगी तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड का फ्लूइडिटी कम हो रही है, विस्कोसिटी ज्यादा हो रही है, उसके अंदर विस्कस अमाउंट बढ़ रहा है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ रही है, तो उस केस में रेजिस्टेंस तो होना ही है। इसके अलावा वेसल्स की लेंथ, अगर बहुत ज्यादा लेंथ में वेसल्स हैं तो भी रेजिस्टेंस पड़ेगा, क्योंकि रुकावट उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके अलावा वेसल्स इलास्टिसिटी, अब बहुत ज्यादा वेसल्स इलास्टिक हैं तो भी आपकी ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस केस में भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन, अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो भी प्रॉपर आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, और वैसोडायलेशन हो रहा है फिर भी आपका ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन है जो कि आपके कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करती है। ग्रेटर रेजिस्टेंस लेसर ब्लड फ्लो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी की जितनी भी वेसल्स हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा है, लिपिड जमा है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उसकी वजह से नैरो हो गई है, आपकी जितनी भी वेसल्स है वो नैरो हो गई हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो उस केस में भी ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ब्लड फ्लो इज प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वही चीज जैसे मैंने बताया कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का फ्लो होगा, और यही ब्लड का फ्लो डिपेंड करेगा कि बॉडी में ये ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, और ये डिपेंड करता है कि ब्लड का प्रेशर किस तरीके का। अगर प्रॉपर वे में प्रेशर नहीं आ रहा है तो ब्लड का फ्लो भी प्रॉपर वे में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं होगा वेंट्रिकल्स तो प्रॉपर वे में प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा और ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छे वे में होने के लिए आपकी बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो कंट्रोल होने जरूरी है। मान लीजिए कि बॉडी में काफी फैट जमा है तो उस केस में भी जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी मसल्स की इलास्टिसिटी चली जाती है। अगर वो इलास्टिक ही नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करेंगे कैसे, तो इसीलिए वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वे में होना जरूरी है, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इलास्टिक आर्टरी वॉल एक्सपेंड एंड रिकॉइल होंगी और कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो, अब
बॉडी में जो ये ब्लड का फ्लो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है लैमिनार और एक होता है टर्बुलेंट। लैमिनार का मतलब होता है कि सिंपली कोई भी चीज फ्लो करती जा रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एक आराम से वो फ्लो चलता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। नॉर्मली योर ब्लड फ्लो इन द लैमिनार, मतलब जब नॉर्मल वे में जब फ्लो होता है तो लैमिनार फ्लो होता है। इट इज द फ्लो फास्टर इन मिडिल एंड ब्लड वेसल एंड मोर नो फ्रिक्शन, जो मतलब मिडिल में फास्टर होगा, और जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स के पास की जो ब्लड बहेगा फ्लो करेगा वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे ब्लड हल्का हल्का फ्लो करेगा। लेकिन जब मिडिल का पोर्शन है वहां पे फ्लो कम होगा, सॉरी मिडिल के पोर्शन में फ्लो ज्यादा होगा। कि जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में देखिए जो ये आपका ब्लड का वेसल्स है, इसके नीचे यहाँ पे ब्लड जो फ्लो हो रहा है वॉल के पास, ये थोड़ा स्लो फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जो मिडिल में वो बहुत ही हाई वेव के साथ फ्लो होगा, काफी स्पीड में फ्लो होगा, तो ये होता है लैमिनार फ्लो। सेकेंड आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि जैसे कि क्या होना कि इडेज बनना, जैसे कि होता है ना लहर बनना, एंड फ्लो क्यों रहा है। द फ्लो इन टर्बुलेंस इन योर वेंट्रिकल्स एंड इन प्लेस वेयर अ वेसल्स ब्रांच ऑफ चेंजेस इन द डायमीटर। जब ब्लड वेसल्स की डायमीटर में चेंजेस हो जाते हैं, छोटी बड़ी हो जाती है ब्लड सेल्स, उसमें डिपोजिशन हो जाता है, तो इस केस में जो ब्लड का फ्लो होता है वो टर्बुलेंस के फॉर्म में होगा, क्योंकि उनको जब रुकावट मिलेगी तो ये ब्लड प्रॉपर सीधे सीधे फ्लो नहीं करेगा, वो ऐसे से ऐसे करके फ्लो करेगा, लहर की तरह फ्लो करेगा, टर्बुलेंस बना के फ्लो करेगा। तो यू नीड मोर एनर्जी। अब इस केस में आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ब्लड को फ्लो करवाने के लिए। अब जब वो आराम से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसको टर्बुलेंस, उसको रुकावट मिल रही है, तो वो क्या करेगा, जब ऐसे ऐसे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ तरीके से चलेगा, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। फिर इसके बाद क्या है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से हीमोडायनेमिक्स नहीं हो पाएगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ये था आपका हीमोडायनेमिक्स का टॉपिक। इस तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, और अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में ना हो तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।